हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं पोजीशन ऑफ इंडिया की, या फिर अगर इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कहा जाए तो कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप जिनको एक कुत्ता भी भाव नहीं दे रहा आजकल। और इसमें उदास होते हैं ये लोग काफ़ी, क्योंकि उदास होने वाली चीज़ ही है। अब भाई जब पप्पू की जॉब छूट गई यार, बड़े भरे बुढ़ापे में उसको कोई काम धंधा नहीं है, तो भाई उसकी माँ तो उसको कहेगी ना कि कोई काम कर, ये कर वो कर, तो पप्पू जी तो फिर उदास बैठेंगे ही। तो उदास नहीं होना है, मैं सबको कह रहा हूँ। पप्पू जी, आपको मैं कॉल सेंटर में जॉब दिलवा सकता हूँ, मेरी काफ़ी अच्छी पहचान है। और अपने ये अखिलेश चचा, आपको मैं ये प्लम्बर के यहाँ पे जॉब दिलवा सकता हूँ, फिर आप नल की टूटियाँ सही करते रहना। आपको तो शौक ही होगा ना टूटियाँ सही करने का। और बाकी ये हमारी वो बंगाली दीदी को मैं बंगाली बाबा के यहाँ पे असिस्टेंट की जॉब दिलवा सकता हूँ। तो आप सभी उदास मत होना, सिर्फ मुझे कांटेक्ट कर लेना इंस्टाग्राम पे, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पे फॉलो भी कर लेना। तो चलो गाइस, हम एक एक करके सारे अपोजिशन लीडर्स की, सारे अपोजिशन पार्टीज की, जब जब वो गवर्नमेंट में थे, उनने क्या क्या कर्मकांड, काले चिट्टे, सब कुछ हम खोलने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए। तो गाइस, हम बात करने वाले हैं आपकी, हमारी फेवरेट पार्टी आईएनसी की, जो कहती तो खुद को गांधी भक्त है, लेकिन गांधी जी और आईएनसी की सोच इतनी ही मिलती है जितनी मोदी जी और राहुल गांधी की मिलती है। अब इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। तो हम बात करने वाले हैं आईएनसी की, और इनके सारे कर्मकांड बहुत बड़े हैं। अगर इनके सारे कर्मकांड में गिनाने लग गया ना, तो एक मूवी बन जाएगी, एक नहीं 10 मूवी बन जाएगी, और साथ में मुझे अवार्ड मिल जाएगा ऑस्कर का, बेस्ट राइटिंग अवार्ड। मतलब भाई साहब, मैं क्या कहूँ आईएनसी को। सबसे पहला नंबर आता है पीओके का। आपको पता ही होगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने हमारा काफ़ी सारा एरिया कब्जा करके रखा है इलीगली, और इसको ये क्लेम भी करते हैं, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान की औकात थोड़ी ना कि वो हर नक्शे से हटा सकें। तो वो अगला नंबर आता है सीओएल का। गाइस, सीओएल चाइनीज ऑक्यूपाइड लद्दाख, भाई साहब ये चाइना ने कब्जा करके रखा है। अरुणाचल प्रदेश तीसरा नंबर, चाइना अरुणाचल को क्लेम करता है। इवन अरुणाचल में काफ़ी सारा एरिया उन्होंने कब्जा करके रखा है, जो कि इंडियन मिलिट्री जानती है, लेकिन वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते। जितना हम सीओएल या पीओके के बारे में जानते हैं, उतना अरुणाचल के बारे में नहीं पता है। चौथी चीज, जो बांग्लादेश के साथ में हमारा इशू था, इंडिया के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टी थी जो बांग्लादेश क्लेम करता था, और बांग्लादेश के अंदर इंडियन टेरिटरी थी जो इंडिया क्लेम करता था, लेकिन वो चीज़ भी नहीं सुलझी थी 2014 तक। और अच्छा हुआ मोदी जी आ गए, वो चीज़ सुलझा गए, है ना। अभी हम बात करते हैं इनके कुछ स्कैम्स और फ्रॉड्स वगैरह के बारे में। आपको पता होगा, एक बार गुजरात में दंगे हुए थे काफ़ी बड़े लेवल पे, पाकिस्तान लवर्स ने हिंदुओं को ट्रेन के अंदर जला दिया था, है ना, गोधरा में। तो वो चीज़ें जब भड़की थी, तो आपको पता होगा उस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट थी गुजरात में, और इन्होंने हेल्प मांगी थी अगल बगल के तीनों स्टेट से, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। इनसे कहा था अपनी पुलिस फोर्स हमें भेज दो, हमें थोड़ी सिक्योरिटी टाइट करनी है, जिससे यहाँ पे दंगे ना भड़के, जिससे पाकिस्तान लवर्स अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करते करते हिंदुओं को ना मारे। लेकिन इन लोगों ने पुलिस फोर्स नहीं भेजी भाई। ये लोग चाहते थे कि दंगे हो जाएं, और पाकिस्तान लवर्स के साथ में दंगे हो जाएं हिंदुओं के, जिससे ये गुजरात गवर्नमेंट या तो गिर जाए, या सरकार बदल जाए, या कुछ भी हो जाए, लेकिन ये बीजेपी की सरकार सही से चलने नहीं दे रहे थे। तो गाइस, सोच सकते हो कितने बड़े वाले सेक्युलर हैं। आपको पता होगा कि साइकिल स्कैम क्या है। जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ। साइकिल स्कैम नाम की भी चीज़ आई थी काफ़ी टाइम पहले, मतलब तुम जब पैदा नहीं हुए होगे तब की बात है। काफ़ी टाइम पहले साइकिल स्कैम था, और इसमें इन्होंने काफ़ी बड़ा घोटाला किया। तो उसके बाद आया जीप स्कैंडल। भाई साहब, ये गाड़ियों के नाम पे स्कैम स्कैंडल चला रहे हैं। उसके बाद फिर इनका एक सीएम था, प्रताप सिंह करके कोई होगा फालतू का आदमी, उसने एक बड़ा फ्रॉड कर दिया था। उसके बाद आता है अजमेर रेप केस। गाइस, तुम क्या सोच रहे हो यार, इंडिया में अगर मोदी जी के टाइम पे 2-3 रेप केस हो जाते हैं, प्रियंका रेड्डी वाला रेप केस हो गया, तो ये लोग मोदी जी पे सवाल उठा देते हैं। और ये अजमेर रेप केस जैसी चीज़ें ये कोई नहीं उठाएगा भाई। ये भी उठाओ ना, ये क्यों नहीं लाते जनता की नज़र में, अपनी चीज़ें क्यों छुपा रहे हो। पाम ऑयल स्कैम, भाई साउथ इंडिया में जो भी रहता है, या फिर ये ईस्ट इंडिया में जो भी रहता है, बंगाल साइड, उड़ीसा साइड, उसको पता होगा पाम ऑयल स्कैम क्या था। ये भी काफ़ी टाइम पहले हुआ था। सबमरीन स्कैम, भाई 1100 करोड़ रुपए का स्कैम है ये, और ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है 1100 करोड़। अगर हम लोग रफाल ले लेते हैं, तो उसमें ये लोग कहते हैं कि मोदी जी ने कहीं ना कहीं घोटाला किया है। इसमें तो सबमरीन का एक पार्ट भी नहीं दिख रहा है हमें 1100 करोड़ रुपए का, और ये लोग खुद को बहुत ही गांधीवादी कहते हैं। अभी हम बात करते हैं इंडिया के बहुत ही फेमस कर देने वाली खबर की, जिसने इंडिया की इमेज पूरी दुनिया में सही कर दी। कॉमनवेल्थ स्कैम। भाई क्या दिन थे वो भी क्या दिन थे जब स्कैम्स हुआ करते थे गवर्नमेंट में। और आज एक खबर नहीं आ रही यार स्कैम की, आज 1 रुपए गायब नहीं हो रहा यार। ये चलेगा थोड़ी ना, इसीलिए मोदी जी को हटाओ यार, हमें स्कैम वाली गवर्नमेंट चाहिए।
2G स्कैम भाई, मतलब इंडिया में पता नहीं किस किस चीज़ पे स्कैम हो जाते हैं। कल को आएगा प्रेगनेंसी स्कैम हो गया किसी के साथ में, वैसे वो तो यूपी में देखने को मिल जाएगा, क्या भरोसा। कोल स्कैम इनने किया है, चॉपर स्कैम किया है, आदर्श स्कैम किया है, मतलब जो मिलिट्री वाइफ्स थी तो उनके लिए घर बनवाए जा रहे थे और उसमें भी इन लोगों ने स्कैम कर दिए। मतलब सोच सकते हो भाई किस टाइप की चीज़ें चल रही हैं। एक बार को तुम जो आम जनता का पैसा है वो तुम खा रहे हो बिना बताए अनाज वनाज के नाम पे, लेकिन तुम जो मिलिट्री वाइफ्स हैं उनके पैसे खा रहे हो यार, उनके घर बनाने के पैसे खा रहे हो उनके घर बनाने के नाम पे। तुम सोच रहे हो यार कहाँ पे जाओगे, बद्दुआ कितनी लगेगी भैया। मतलब क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो इनको। फिर आता है रिजर्वेशन। गाइस रिजर्वेशन इन्हीं के ही टाइम पे लॉन्च किया गया था। रिजर्वेशन मतलब वो ट्रेन या फिर प्लेन वाला नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ये जो भीख वाला रिजर्वेशन होता है जिसमें लोगों को फालतू में जो आम नागरिक के पैसे पे उनको जॉब दे दी जाती है, उनको कॉलेज की सीट दे दी जाती है सरकारी इंस्टीट्यूशंस में या फिर प्राइवेट में भी दे दी जा रही है गवर्नमेंट के कहने पे। तो वो रिजर्वेशन जब लाया गया था तो वो 10 साल के लिए लाया गया था और कहा गया था ये 10 साल बाद हट जाएगा, लेकिन इसको वोट बैंक बनाया इन लोगों ने। गाइस रिजर्वेशन के खिलाफ काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, पास्ट में भी काफ़ी लोगों ने भड़काए हैं दंगे, लेकिन इन लोगों ने ही हमेशा रिजर्वेशन को सपोर्ट किया। और जब भी रिजर्वेशन हटाने की मांग की गई है तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि रिजर्वेशन हटे, क्योंकि अगर रिजर्वेशन हट गया तो हर कोई मेहनत करने लग जाएगा, हर कोई अपने दम पे खाने लग जाएगा और इससे फिर इनका वोट तो ख़त्म हो जाएगा, इनका वोट बैंक चला जाएगा, जीरो पे नील हो जाएगा। तो इसीलिए ये नहीं चाहते। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भाई, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट इनके जो भी हेड थे जवाहरलाल नेहरू जो भी थे इनके, उनने गिफ्ट कर दी अपने फेवरेट कंट्री को, चाइना को। भाई कितनी बढ़िया कंट्री है चाइना, उसने इंडिया के लिए क्या क्या नहीं किया। उसने इंडिया के हजारों लोगों को मारा। गाइस कितना बढ़िया चीज़ है। इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है इसीलिए चाइना ने हेल्प करी हमारे सैनिकों को मार के, जिससे हमारी पॉपुलेशन कम हो। जवाहरलाल नेहरू की सोच गलत नहीं थी गाइस, उनको बुरा भला मत बोला करो, ठीक है। हम बात करेंगे पाकिस्तान की। जी हाँ गाइस, पाकिस्तान को पैसे दिए गए थे इनके टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे, और ऐसे छुपा के नहीं गाइस, छुपा के नहीं, खुल्लम खुल्ला पैसे ऑफर करे गए थे। जब पाकिस्तान भीख मांगता था इंडिया के आगे अपना कटोरा रखता और इंडिया अपने पैर से थोड़े से नोट खिसका देता पाकिस्तान की तरफ। मतलब ये चीज़ें चल रही थी और आज पाकिस्तान इंडिया को क्या क्या सुनाता है तुमको पता भी है। मतलब क्या चीज़ें ये लोग करके बैठे हैं और फिर ये हर चीज़ का इल्ज़ाम मोदी जी पे डालते हैं। एक तो ये भी गड़बड़ है कि इनको जो बंदा पसंद नहीं आएगा उसको एक गोदी मीडिया, गोदी यूट्यूबर, गोदी बंदा, पता नहीं क्या क्या कहने लग जाएंगे। अयोध्या में 16 लोग की मौत हुई थी, कौन था उस टाइम पे पावर में, कोई बताएगा मुझे। और 16 लोग की मौत ऐसे नहीं कोई मर गया अपने आप, 16 लोग की मौत पुलिस की गोली से हुई थी। अगला नंबर आता है वैक्सीन की। गाइस ये वैक्सीन इस टाइम पे आपको पता होगा कितनी मारा मारी चल रही है। वैक्सीन मतलब काफ़ी महंगी आ रही है और कुछ वैक्सीन जो मिल रही है गवर्नमेंट को तो या तो वो कचड़े के डब्बे में जा रही है कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा या फिर वो सीवेज में फेंकी जा रही है। मतलब या तो ये कह रहे हैं कि हम इंडिया में जितनी भी वैक्सीन है वो नहीं लगवाएंगे, हम यूएस की वैक्सीन लगवाएंगे, या फिर ये क्या कहना चाहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन इंडिया में वैक्सीन कचड़े के डब्बे में जा रही हैं। तो गाइस हम बात करने वाले हैं ओवैसी जी की। गाइस ओवैसी जी काफ़ी दिग्गज लीडर हैं और इंडिया में उनकी काफ़ी इज्जत है। जनता उनसे बहुत प्यार करती है, जनता उनसे इतना प्यार करती है कि रात को खाना और सुबह को नहाना भी भूल जाती है। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया मानती है। वैसे पाकिस्तानी मीडिया को क्या ही कहोगे आप, जब वो लोग ये नहीं जानते कि JF-17 जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलके एक प्लेन बनाया था घटिया सा, वो एक प्लेन है या मिसाइल है, तो वो फिर ओवैसी जी को क्या ही जानेंगे। उनका बस चले तो वो ओवैसी जी को जो बाइडन की जगह दिलवा दे। वैसे डोनाल्ड ट्रंप अंकल की याद आ रही है यार, क्या बोलें, फिर कभी बात करेंगे। तो ओवैसी जी की एक स्टेटमेंट थी, ओवैसी जी की पार्टी में कोई और ओवैसी आया था, उसने एक स्टेटमेंट दी। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन था। रुको जरा, सबर करो। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। अगला नंबर हम बात करते हैं कश्मीर इशू की। भाई साहब कश्मीर इशू तो ये लोग सुलझा ही नहीं सकते।
70 साल तक कांग्रेस पावर में थी और साउथ इंडिया और इवन नॉर्थ इंडिया में भी कई बार ये फालतू लोगों की सरकार भी आई है, लेकिन ये लोग हमेशा वोट जब मांगने जाते हैं तो कश्मीर के नाम पे मांगने जाते हैं अपने लोगों में। मैं इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ। और ये कश्मीर इशू इसीलिए बनाए रखना चाहते हैं कि जो इंडिया में कम से कम इनको 25% वोट जो मिलते हैं उसकी इनको गारंटी मिल जाए, इसीलिए कश्मीर इशू रिजॉल्व होने ही नहीं देना चाहते। और आज जब मोदी जी कुछ कर रहे हैं, आज आप देख सकते हो लद्दाख में 4 एयरपोर्ट उनने बना दिए हैं। आज तक 70 साल हो गए, एक एयरपोर्ट बना के दिखाया है ठीक ठाक। मतलब छोटा मोटा एक छोटी सी स्ट्रिप बना दी वो बात अलग है, लेकिन एयरपोर्ट नहीं बनाया होगा। और आज लद्दाख में 4 एयरपोर्ट बने हैं, वो भी किसके द्वारा, अब नाम बोल दूंगा फिर आप गोदी मीडिया गोदी यूट्यूबर बोलोगे। और कश्मीर में भी जो डेवलपमेंट हो रही है वो आप देख सकते हो। और गूगल मैप खुद बताता है पाकिस्तान और इंडिया का जो कश्मीर है, मतलब पाकिस्तान ने जो हमारा एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है इलीगली, उसका फ़ोटो वो रिलीज़ करता है और इंडिया का जो एरिया है उसका फ़ोटो रिलीज़ करता है 7 साल के लिए। और ये गूगल ने नहीं किया, ये किसी इंडियन ने ही किया है। उसने दिखाया है 7 साल पहले दोनों की स्थिति सेम थी, दोनों जगह सेम थे, दोनों जगह टेररिस्ट घूमते थे। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है काफ़ी अच्छी मात्रा में। तो आप सोच सकते हो कश्मीर का इशू ये लोग क्यों उठाते हैं। ये फिर से कश्मीर को सिर्फ एक जंग का मैदान बनाना चाहते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जिनको लगता है कि, या फिर जो भी पाकिस्तान लवर्स हैं उनको लगता है कि इस टाइप के लीडर उनको प्यार करेंगे, भाई तुम ये भूल जाओ, ये सब किसी के सगे नहीं होंगे, ठीक है। हम बात करते हैं टीएमसी की, जो कि काफ़ी खबरों में रहने वाली पार्टी है 2021 की। और ये क्यों खबरों में थी वो भी आपको पता ही होगा, इसने इलेक्शन जीत लिया था बंगाल का, ओबियसली यार इसीलिए ही खबरों में थी, और क्यों खबरों में रहेगी। हम बात करते हैं इसके मैनिफेस्टो की, और जो डेवलपमेंट ये कर रही है 2-3 महीनों में जो डेवलपमेंट हुई है उसकी। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कुछ नहीं कहा था, लेकिन डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा कर रही है। मतलब केजरीवाल भी चौंक गए थे इनकी डेवलपमेंट देख के। मतलब जितना इन्होंने कहा नहीं था उससे ज़्यादा डेवलपमेंट इन्होंने कर दिया है बंगाल को। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, रेप केसेस, जेनोसाइड, मर्डर्स, लूटपाट के मामलों में। और इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं ममता दीदी और टीएमसी पार्टी को देना चाहूँगा यार, क्योंकि उन्होंने ये डेवलपमेंट करके दिखाया है और उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। हम बात करने वाले हैं क्रिमिनल्स की। गाइस हमारे यूपी में एक कहावत है कि जिसको भी अगर गुंडा है और उसको पॉलिटिक्स में जाना है तो वो बंगाल जाए। अब ये किसके लिए कही गई है बात, ये मुझे भी नहीं पता। हम बात करें अगर राइट्स की, तो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, आपको पता ही है 2016 में, जियो आने के पहले ही, नहीं शायद जियो आने के बाद, नहीं कभी भी हुआ हो हमसे मतलब नहीं है, लेकिन डीमोनेटाइजेशन हुआ था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि दीदी जी ने एक दंगा छेड़ दिया था, क्योंकि उन्हें काफ़ी दुख हो गया था बंगाल की जनता का दिया हुआ टैक्स, जो कि उनके पार्टी फंड में बैग भर भर के पैसे के रूप में रखा हुआ है, वो बर्बाद ना हो जाए। तो इसीलिए वहाँ पे दंगे हो गए थे दीदी जी के एक चुटकी बजाते ही। अब वो दंगे करने वाले कौन थे ये तो आपको पता ही होगा। दीदी जी काफ़ी बिजी रहती हैं डेवलपमेंट करने में। मतलब दीदी जी आपको पता ही होगा इस टाइम पे किस टाइप के बयानबाजी करने में इतनी बिजी हो गई हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि पीएम बंगाल कब आ रहे हैं, पीएम के साथ मीटिंग कब करनी है। मतलब क्या ही बोलें, दीदी जी तो दीदी जी हैं ही। आखिर बुढ़ापे में भूलने की बीमारी हो ही जाती है। मोदी जी माफ़ कर देना यार, बुढ़ा गई है ना। हम बात करने वाले 500 लोगों की मौत की। गाइस 2011 में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 500 लोग मर गए थे भुखमरी के कारण। और ये कहाँ हुआ था, आपके हमारे फेवरेट स्टेट बंगाल में। बंगाल की नॉर्दर्न बंगाल साइड में कुछ जगह थी, मुझे ध्यान से याद नहीं है, लेकिन 500 लोग की मौत हुई थी वहाँ पे। और उस टाइम पे किसकी गवर्नमेंट थी वो आपको पता ही होगा 2011 में, और भुखमरी के कारण हुई थी। तो ये चीज़ें छुपा दी गई थी क्योंकि गवर्नमेंट पे सवाल आता। हम बात करेंगे नेपोटिज्म की। गाइस नेपोटिज्म बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा है, और ये आपको सुशांत की मौत के बाद आपको पता चल गया होगा। टिकटॉक में काफ़ी ज़्यादा है, टिकटॉक बैन होने के बाद आपको पता ही चल गया होगा। लेकिन बंगाल की पॉलिटिक्स में भी ज़्यादा है। हाँ हाँ, बनर्जी फैमिली आ गई आगे चिल्लाने। हम बात करने वाले राजीव कुमार के 40,000 करोड़ रुपए के स्कैम की। गाइस स्कैम हुआ था बंगाल में, या फिर यूं कहें तो बंगाल के काफ़ी सारे लोग उस स्कैम का पार्ट थे। लेकिन राजीव कुमार एक आदमी था जिसके वो पता था कि कौन है वो आदमी, और उस तक इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाई क्योंकि टीएमसी का काफ़ी बड़ा हाथ था। और 40,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था इंडिया में। हम बात करें चिट फंड स्कैम की। अरे यार ये किस टाइप की चीज़ें चल रही हैं देश में। मतलब कोई साइकिल स्कैम कर रहा है, जीप स्कैम कर रहा है, यहाँ पे चिट फंड स्कैम हो रहा है। मतलब क्या चल रहा है यार, हमें भी बताओ यार। कोई मूवी चल रही है यार,
मतलब क्या चल रहा है? लक्ष्मी चिट फंड सुना था, ये कौन सा स्कैम आ गया? जो टॉपिक निकल के आता है वो आता है हमारे देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाली स्टेट यानी कि महाराष्ट्र से, जिसकी इकोनॉमी सबसे बड़ी है ऑन द पेपर, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में। बाकी यहाँ पे गरीबी भी सबसे ज़्यादा है और धारा भी तो फेमस ही है गरीबी के लिए। तो चलो छोड़ो, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे 3 दोस्त हैं महाराष्ट्र से। अब मेरे को नहीं पता कैसे दोस्ती हुई, अपने आप हो गई। एक तो इंस्टाग्राम पे हो गई, मतलब काफ़ी काफ़ी क्लोजली, उतना क्लोज भी नहीं जाना है, काफ़ी क्लोजली दोस्त हैं। और 2 दोस्त मेरे घर के पास में रहते हैं, महाराष्ट्र के ही हैं वो भी। तो मैं बता देता हूँ क्या सीन है। ये तीनों एक ही चीज़ को लेकर रोते रहते हैं, एक नहीं, मतलब इसी के अंदर 3 चीज़ें हैं, उसी को ही लोग लेके रोते रहते हैं और इनकी यही दिक्कत है। और मैं बताता हूँ वो 3 चीज़ें क्या हैं। पहली चीज़ तो ये, जब जब भी गर्मियों का टाइम आता है तब ये रोते हैं कि भाई साहब हमारे यहाँ पे पानी नहीं है, हमारे यहाँ पे पानी नहीं है, गवर्नमेंट हमको पानी नहीं दे रही भाई, कुछ करो। और ये कौन कौन से नाम लेते हैं, ठकरे ठकरे पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो कुछ करो, ये करो, वो करो, शंकर सेना को बोलते रहते हैं। मतलब ये चीज़ें हैं। फिर जब सर्दियों का टाइम आता है या बारिश का टाइम आता है तो कहते हैं भाई अभी सर्दी का टाइम है, स्विमिंग पूल में नहीं नहाना है हमको, कुछ करो यार, स्विमिंग पूल ले जाओ ले जाओ। तब भी ये वही नाम चिल्लाते हैं और शंकर सेना को ये जाके कंप्लेंट करते हैं, लेकिन इनको नहीं सुनी जाती। थर्ड, ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे अच्छे लीडर्स नहीं हैं, यूपी में देखो योगी है और दिल्ली में देख लो आपके वो कौन से हैं, केजरीवाल केजरीवाल हैं, और बंगाल में देख लो जेनोसाइड करवाने वाली औरत है। मतलब ये चीज़ें ये लोग बोलते रहते हैं। तो इनको भी चाहिए कोई फेमस, कोई कट्टर लीडर जो मतलब इनकी सारी ज़रूरतें पूरी करे, महाराष्ट्र को एकदम जो जो भी ज़रूरत लग रही है सब पूरा करे, धारावी को कोई अच्छा सा एकदम बढ़िया सा सोसाइटी बना दे। लेकिन ऐसा आज तक इनको कोई मिला नहीं है और मिलेगा भी कैसे भाई? जब कांग्रेस का सपोर्ट करोगे तो यही होगा, और जब शंकर सेना जैसी पार्टीज की तरफ जाओगे यही होगा। और अब भुगतो भाई, तुम्हारी वोट का नतीजा है ये। गाइस, इंडिया में इंजीनियर्स की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो जॉब नहीं ले पा रहे और इस वजह से वो सरकार बनाने चले हैं। वैसे 2-3 लोग सफल भी रहे हैं इस चीज़ में। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे केजू अंकल हैं, केजरीवाल। मतलब यार केजरीवाल जी, मैं आपसे नफरत नहीं करता हूँ, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा यार, आप थोड़ा देखो यार, क्या इज्जत रह गई आईआईटी की। मतलब हर बाप अपने बच्चे को बोलता है आईआईटी जाओ, गूगल में काम करो, सुंदर पिचाई की तरह बनो। और मतलब फिर क्या होगा? अब आजकल तो स्टूडेंट भी बोलने लगे हैं आईआईटी चले जाएंगे, बनना तो केजरीवाल ही है, तो उससे अच्छा पहले ही ज्वाइन कर लो आप। मतलब ये बोल रहे हैं आजकल स्टूडेंट। केजरीवाल जी, ये गलत बात है यार, आपने देश को बिगाड़ा है। हम बात करेंगे दिल्ली के डेवलपमेंट की, जो कि केजरीवाल एकदम सीना चौड़ा करके बोलते रहते हैं, हमेशा जवाब मांगते रहते हैं, हिसाब मांगते रहते हैं अपना मफलर पहन के। गाइस, केजरीवाल जी को मैं ये समझाना चाहूँगा कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है और पूरा इंडिया क्या चल रहा है, इवन इंडिया में कौन आदमी क्या कर रहा है किस टाइम पे, सब कुछ दिल्ली से ही कंट्रोल किया जाता है। तो दिल्ली का डेवलपमेंट होना मामूली सी बात है। और दिल्ली में अगर 2-3 सड़कें अच्छी बना दी, कुछ हाईवेज बना दिए अच्छे से, या फिर कुछ ऑफिसेस अच्छे खोल दिए, थोड़े से वो सीएनजी वाले स्टिकर दे दिया जिसमें बाद में फिर पता चला कि असलियत कुछ और ही है, थोड़ा ऑड इवन रूल चला दिया, तो इसको डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना लाई है केजरीवाल ने जो पहले कभी थी ही नहीं। केजरीवाल तो सिर्फ उन्हीं लॉस को थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं बस। और अगर लिबरल्स ये लॉ को मॉडिफाई करें तो काफ़ी अच्छी बात होती है, और वहीं हम 370 हटा दें तो ये बुरी बात हो जाती है। ये भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है। हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में केजरीवाल अच्छा, मतलब अच्छे से पसार चुके हैं अपने पैर दिल्ली की गवर्नमेंट में, दिल्ली की जनता में, इसका कोई शक नहीं है। लेकिन पंजाब, गुजरात, यहाँ पे आप क्या कर रही है, इस पे भी नज़र मार लो ना। गुजरात में जब आपके लीडर सोमनाथ में गए, सोमनाथ में जो मंदिर है उसके बाहर जाके इन लोगों ने बयान दिए जिसमें इन्हीं के ही लोग बोले कि साधु संत जो हैं वो कुछ अलग ही टाइप के लोग हैं, ना वो महिला हैं ना पुरुष हैं। तो आप जान लो उनके साथ क्या हुआ। रोड पे ही कुटे थे वो कुत्तों की तरह और भागते भागते गए थे। जब आप पार्टी वाले पंजाब में गए और पता नहीं कौन कौन से मुद्दे उठाए,
तो वहाँ की पुलिस को वाटर कैनन यूज़ करनी पड़ी। और अब यहाँ पे कोई मीडिया नहीं बोलेगा। जब दिल्ली में वाटर कैनन यूज़ हुई थी, दिल्ली में उनको जो खालिस्तानियों को अंदर नहीं आने दिया था, दिल्ली में खालिस्तानी टेररिस्ट को हम घुसने नहीं दे रहे थे, पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे, उस टाइम पे हर कोई आ गया था। आज पंजाब में वही चीज़ हो रहा है आप वालों की वजह से, तब कोई नहीं बोलेगा। पंजाब पहले से ही बिगड़ा हुआ था क्योंकि वो आईएनसी की छत्र छाया में थे, लेकिन अब और बिगड़ जाएगा क्योंकि वहाँ पे आप पहुँच चुकी है अपने पैर पसारने। खैर छोड़ो। अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा में आप वाले गए थे और एक तरीके से अगर देखा जाए तो उन्होंने अपना सक्सेसफुल प्रोपेगेंडा फैला दिया, क्योंकि गोवा में किसी को पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। गोवा में आप देख लो, जो मामूली गोवा का बंदा है वो भी किस टाइप का है, उसका क्या काम है। गाइस, गोवा एक टूरिज़्म हब है इंडिया का, और गोवा में मतलब काफ़ी कुछ आता है, रसियंस काफ़ी ज़्यादा। मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, गलत मत समझना। तो गोवा में मतलब लोगों को ये पॉलिटिक्स से इतना मतलब रहता नहीं है, फिर भी कुछ लोग हैं जिनको रहता है, बाकी सब लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं आपके बयानों से, भाषणों से। तो ऐसे कहना चाहूँगा, ये चीज़ें छोड़ो। हम बात करें तो आपका एक काफ़ी बड़ा मैटर हुआ था अभी, मैटर कह लो या स्कैम कह लो। आपने काफ़ी बड़ा स्कैम कर दिया था जब उनने एक सर्विस लाई थी डोर टू डोर शराब की, नहीं सॉरी डोर टू डोर राशन पहुंचाने की। तो उसमें कई बार ऐसा हो रहा था कि वो राशन डाइवर्ट करके किसी और के पास जा रहा था, किसी बिजनेसमैन या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी के पास जा रहा था, या फिर गोदाम में जा रहा था जो राशन बेचता है। भाई ये क्या चल रहा है दिल्ली में, हमको जानना है यार। अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो थाली स्कैम हुआ था एक बार, और स्कैम की बात करें भाई, दिल्ली में वाटर टैंकर स्कैम होता है। मतलब ये तो मुंबई वाली चीज़ हो गई। दिल्ली में प्याज के दाम, जब सरकार 18 रुपये में प्याज खरीद रही है तो 30 में क्यों बिक रहा है प्याज, ये बताओ हमको। जब मंडी 18 में खरीद रही है तो 30 में क्यों बिक रहा है। दिल्ली में इस टाइप के स्कैम भी हुए, भुखमरी के शिकार दिल्ली में भी काफ़ी हैं। फिर भी केजरीवाल की नज़रों में उनने काफ़ी बढ़िया डेवलपमेंट करी है। अगर हम बात करें एडवर्टाइजमेंट की, भाई साहब दिल्ली में किस टाइप के एडवर्टाइजमेंट लगते हैं हम बताते हैं। अगर हम यूपी की, पंजाब की, या फिर इवन बंगाल और जो आंध्र प्रदेश जैसे भ्रष्ट लीडर्स के शिकार स्टेट हैं, वहाँ पे अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर या फिर वीडियो क्लिप लगती है टीवी वगैरह पे, तो वहाँ पे साफ साफ जो पार्टी का जो सिंबल रहा है वो तो दिखाया जाता है, साथ में जो वहाँ की गवर्नमेंट का लोगो आता है वो भी दिखाया जाता है। जैसे यूपी गवर्नमेंट अगर कुछ भी प्रमोशन करती है अपना, या फिर योगी जी कुछ भी प्रमोशन करवाते हैं, तो वो यूपी गवर्नमेंट का लोगो भी लगवाते हैं। लेकिन हमारे आप वाले तो पता नहीं कौन सा माल फूक रहे हैं मनाली का। वैसे दिल्ली से मनाली काफ़ी पास पड़ जाता है, वैसे वहाँ पे कसौल भी है ना शायद, तो हो ही जाता है पास में। तो हमारे केजरीवाल जी जब भी एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं तो वो हमेशा अपनी फ़ोटो लगवाएंगे और कुछ ऐसे भड़काऊ शब्द लिखवा देंगे जिससे लोगों को लगेगा कि केजरीवाल जी जैसा कोई है ही नहीं इंडिया में। और साथ में कहीं भी दिल्ली सरकार का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। और वो पैसा कहाँ से आता है पूछो यार केजरीवाल जी से, आरटीआई करनी पड़ेगी इसके लिए भी। हम बात करें सीएनजी स्टिकर, नंबर प्लेटें मिल रही थी दिल्ली में सड़कों पे, ऐसे वो कौन सी जो छोटी मोटी दुकानें हैं उन पे। भाई साहब दिल्ली में यही डेवलपमेंट हो रहा है क्या। अगर हम बात करें तो हमारे केजरीवाल जी 2 करोड़ रुपए की ब्राइब लेते पकड़े भी गए थे, फिर बाद में उन्होंने मामला दबा दिया था, है ना, क्या करें यार। हम बात करते हैं अब एसपी की। एसपी मतलब समाजवादी पार्टी, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा खबरों में है ड्यू टू दिस चचा। यार ये चचा के पास किस टाइप का दिमाग, कौन सा लॉजिक है मेरे को भी नहीं पता, और कौन सा माल फूक रहे हैं, क्योंकि यूपी में कौन सा माल मिलता है मुझे खुद नहीं पता। अगर देसी गांजा पी रहे हो चचा तो छोड़ दो, क्योंकि ये सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। चचा जी ने ये बयान दिया 2 बच्चे मीठी खीर और उससे ज़्यादा बवासीर वाले लॉ पे, कि अगर 2 बच्चे हैं या 2 से ज़्यादा हैं वो सब अल्लाह की मर्जी है। भाई अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो चचा जी यार मैं आपको आप ही के बयान से ये टक्कर देना चाहूँगा और कहूँगा कि यार आप मुझे रिप्लाई करके बताओ कि योगी जी भी तब तो अल्लाह की ही देन है, या फिर ये बताओ कि श्री राम के भक्त के पास इतनी ज़्यादा पावर आ गई है क्या कि वो अल्लाह के कारनामों को सफल नहीं होने दे रहा। तुम मुझे यही बताओ यार चचा जी, मुझे ये पूछना है। हम बात करें तो एसपी गवर्नमेंट और बीएसपी गवर्नमेंट, ये दोनों काफ़ी मिली जुली गवर्नमेंट है यूपी में। यूपी में काफ़ी लोग हैं जो ऐसे मानते नहीं हैं, काफ़ी बार इनके जो लीडर्स हैं वो आपस में लड़ते हैं, लेकिन अंदर से एक ही टाइप की गवर्नमेंट है। अगर आप देखोगे दोनों के पास पैसा कहाँ से आता है तो आपको पता चल जाएगा।
हम बात करें तो एसपी गवर्नमेंट और बीएसपी गवर्नमेंट का एक स्कैम हुआ था, फतवा स्कैम। काफ़ी टाइम पहले की बात है, आपको याद नहीं होगी, और यूपी लेवल पे था, मेरठ में भी हुआ था, काफ़ी प्रचलन में आया था फतवा स्कैम। इसमें कुछ लोग फतवा जारी कर रहे थे, कुछ फालतू के लोग थे। अगर हम एसपी की बात करें तो इलीगल माइनिंग किसने चालू की थी वो आपको पता होगा। एसपी की और बात करते हैं, एसपी बीएसपी की। 2006 में एक आयुर्वेदा स्कैम हुआ था यूपी में ही, वो आप जानते ही होंगे। 2012 में एक सीड स्कैम हुआ था, एलिफेंट स्कैम हुआ था भाई साहब। एलिफेंट का वो मूर्ति बनाया जा रहा था और काफ़ी महंगा खर्चा आ रहा था, और ये भी बीएसपी द्वारा बनवाया जा रहा था। भाई साहब क्या चल रहा है देश में। हेल्थ कौन सा था, हेल्थ मिशन स्कैम हुआ था गाइस। ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और अमेठी में राजीव गांधी के नाम पे एक ट्रस्ट पे स्कैम चल रहा है भाई। मतलब यहाँ मोदी जी अगर एक स्टेडियम अपने नाम पे करवा लेते हैं, वैसे लीगली नहीं, सिर्फ नाम पे उनके स्टेडियम है, तो उस पे ये लोग पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं, कौन सी आवाज़ उठाते हैं। और जब ये लोग राजीव गांधी के नाम पे ट्रस्ट खोलते हैं, उसमें स्कैम का पैसा लाते हैं, स्कैंडल करते हैं, तब इनको कोई चिंता नहीं होती। तब सेकुलरिज्म जाए भाड़ में, हम तो करेंगे स्कैम। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो एसपी के जो लीडर्स हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, वो तो दिखता ही है। क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे किसी और पार्टी ने थोड़ी ना लगाए हैं आज तक, आप ही बता दो लगाए हो तो। अगर हम बात करें कश्मीर की, तो भाई कश्मीर में हिपोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको मिल जाएगी। अगर आप कश्मीर के आदमी का गुर्दा, फेफड़ा, लंग, सब कुछ अगर आप दबा के निचोड़ के देखोगे तो हिपोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। अगर हम बात करें राइट्स की, तो कश्मीर को राइट हब बना देना चाहिए। क्योंकि कश्मीर की जनता को यही लगता है कि उनके अनपढ़ मौलवी जो मस्जिदों में बैठे हैं, जिनके पास कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है, किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज डिग्री नहीं है, और वो लोग इनको ऑर्डर दे रहे हैं भाई क्या करना है क्या नहीं। भाई साहब, मैं इंडियन गवर्नमेंट को कहना चाहूँगा कि यार हर किसी के लिए डिग्री और हर किसी के लिए एक एग्ज़ाम लेना चाहिए आपको, चाहे फिर वो मुस्लिम्स में वो मौलवी लोग हों, उनकी भी आपको एक एग्ज़ाम लेनी चाहिए। जैसे कि आईआईटी जेईई या यूपीएससी होती है, उसी टाइप से एक होनी चाहिए। मस्जिद में कौन मौलवी बनेगा उसकी भी एग्ज़ाम है ना। हम बात करते हैं कश्मीर की हिपोक्रेसी की। कश्मीर में हिपोक्रेसी होती है, राइट्स होते हैं, और वो राइट्स इन्हीं के लीडर द्वारा करवाए जाते हैं खुल्लम खुल्ला। ये चीज़ें किसी के से छुपी नहीं है, ये सारी चीज़ें खुल्लम खुल्ला होती हैं। और ये राइट्स इसीलिए होते हैं क्योंकि टेररिस्ट जो हैं उनको सेव किया जा सके। अगर दिल्ली में या किसी और पार्ट में कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो पत्थरबाजी होने लगती है अपने ही जवानों पे। भाई साहब, उन लोगों को हम पाकिस्तान लवर ना कहें तो क्या कहें। भाई साहब, जो लोग अपने ही सैनिकों पे पत्थर मार सकता है वो पाकिस्तान लवर्स नहीं है तो क्या है। फिर इनको पाकिस्तान लवर कहेंगे तो आप लोग भड़क जाते हो। भाई एक गलत बात है ना, अपने ही लोगों पे पत्थर बरसा रहे हो यार। कौन कौन करता है ऐसा। इवन फ़लस्तीन में जो टेररिस्ट हैं वो भी नहीं करते ऐसा। हम बात करें महबूबा जी की, उमर अब्दुल्ला, तारिक, और ये सारे लोग टेररिस्ट के कहीं ना कहीं कांटेक्ट में थे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या उनको सपोर्ट करते हुए पाए गए थे। इसके सारे प्रूफ आपको मिल जाएंगे, और इसीलिए आजकल इनके पोस्टर जलाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में। तो इनको जलन होती है, कहते हैं ये सब कुछ गोदी मीडिया ने किया है, हर चीज़ गोदी मीडिया। भाई साहब, अगर हम बात करें आईएनसी, आप, एसपी, बीएसपी, सीपीआई, एसएस, जेके और लद्दाख में जो चल रही हैं पॉलिटिक्स पार्टीज उनकी, तो हर कोई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहा है। मतलब तुम किस टाइप के सेकुलर हो, तुम किस टाइप की गवर्नमेंट चलाओगे जब तुमको खुद की आर्मी पे भरोसा नहीं है। अरे यार, तुम किस टाइप के लोग हो, क्या बोलूँ मैं तुमको। गाइस, तुम क्या कर रहे हो यार। तुम पॉलिटिकल पार्टी हो या किस टाइप की पार्टी हो मुझे बताओ यार। क्योंकि आर्मी पे जो सवाल कर सकता है वो किस टाइप का बंदा है। वो लोग तुम्हें सेव करते हैं, वो लोग तुम्हारे लिए लड़ते हैं, वो लोग अपनी ज़मीन बचाते हैं, वो लोग कब्जा जो ज़मीन पे हो रखा है वो लेना चाहते हैं, और पूरी की पूरी मेहनत वो करते हैं। बाद में फल तुम खाते हो गवर्नमेंट में बैठ के, गवर्नमेंट को मैनिपुलेट तुम करना चाहते हो लोगों को, और तुम उन पे सवाल उठा रहे हो। भाई ये गलत बात है, और इसीलिए ही तुमको लोग गालियां देते हैं, फिर तुम रोने पे आते हो। तो गाइस, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होगा अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए। अगर इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी वीडियोस बना सकते हैं,
किसी एक लीडर को लेके 10-15 मिनट एक ही लीडर की सारे काली करतूतें निकालेंगे हम खोद खोद के पुराने कागज़ों से, है ना। तो चलो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप मेरी तरह एक सेकुलर बंदे नहीं हो तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पर मुझे जय श्री राम लिख के भेज देना। कांग्रेस पार्टी को देश से निकालो, ये सोच हमारे दिल में है। कांग्रेस पार्टी को देश से निकालो, निकालो, निकालो। We do not have our country. कांग्रेस पार्टी को देश से निकालो, देश से